हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ए हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 50 जीके के टॉप मोस्ट प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। करक निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता है? उत्तर भारत को कब जीता था? 1192 में। 1192 आपको याद है? तराइन। क्या याद है? तराइन। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक ना, जिसमें मोहम्मद गौरी ने, किसने? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को क्या किया था? हराया था। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को इसने क्या किया था? हराया था, ठीक ना। और इन्हीं को हराकर उत्तर भारत को जीता था। और वहीं देखा जाए तो 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन जस्ट जो मोहम्मद गौरी है, ठीक ना, उनको 1992 में हराकर और क्या किया? उत्तर भारत को जीत लिया। अब थोड़ा सा देख लिया जाए कि ये मोहम्मद जो ये गौरी है ये क्या है। तो यह 1175 में, ठीक ना, 1175 में, ठीक ना, गजनी से चलकर, कहाँ से चलकर? गजनी इसका घर था, ठीक ना। गजनी से चलकर, ठीक ना, ये भारत में क्या क्या था? आक्रमण किया था। यानी कि 1175 में गजनी से चलकर भारत में क्या क्या था? आक्रमण किया था। और 1178 में इसने गुजरात को जीता था। क्या क्या था? गुजरात पर आक्रमण किया था। क्या क्या था? गुजरात पर आक्रमण किया था। और करके वहां पर वंश चालुक्य वंश के जो राजा थे भीम द्वितीय, उनको हराया था। किसको हराया था? उनको हराया था। उसके बाद वहीं वो 1100 क्या हुआ था? उसके बाद यही 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें ये खुद हारा था। लेकिन वहीं उन्हें 1192 में क्या हुआ? इसने पृथ्वीराज को हराया और उत्तर भारत को क्या किया? जीत लिया। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ कि यह 1192 के जीतने के बाद ये अपना सारा साम्राज्य भारत में जीत रखा था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस फिर गजनी क्या हुआ था? चला गया था ये। ठीक है, अगला दिया है संगम युग में उदययुर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उदययुग किस लिए विख्यात था? उदययुग एक स्थान का नाम है। क्या जी? स्थान का नाम है। ये किस लिए विख्यात था? तो मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ठीक है। तो ये जो उदययुर था ये आपका कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र। कपास के साथ साथ सूती वस्त्र के लिए भी ये क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन? उदययुर, ठीक ना। ये एक ऐसा स्थान है जिसका, ठीक ना, चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक किताब है, उसमें इस स्थान का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध माने के उसमें भारतीय जन आंदोलन क्यों आरंभ हुआ? ठीक ना। तो देखिए पहला ऑप्शन, भारतीय 1919 के अधिनियम के कार्रवाई पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में दी शासक की समाप्ति की संतुष्टि थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसके विरुद्ध क्या हुआ? आंदोलन हुआ। इसलिए इसके विरुद्ध क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन जो हुई थी इसमें सात आयोगों ने मिलकर इसको क्या किया? 7 सदस्य ने मिलकर इसका आयोग किया था। कितने सदस्य ने? 7। ये सातों के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए इसको क्या कहा गया? देखिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। श्वेत कमीशन। अच्छा, श्वेत कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो भी थे सबके सब क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए जो 27 दिसंबर, ये जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ 27 दिसंबर 1927 को, ठीक है, मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था इसका पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक ना, पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था? बहिष्कार किया गया था। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो M.A. अंसारी ने किया था। M.A. अंसारी ने किए थे। ठीक है, तो इसे देख लीजिए ये कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ?
तो जो अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव डाला गया वो जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। और ये कब हुआ था? तो देखिए 1793 में ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश कंपनी थी, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश कंपनी, इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त क्या किया था? लागू किया था। ठीक है। और इसमें क्या था कि किसानों के बजाय जमींदारों के हाथ में राजस्व क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया था। और इसी को क्या कहा जाता था? अस्थायी बंदोबस्त। और इसमें लगभग 19% जो क्षेत्र था वो भारत का भी आता था। किसका आता है? भारत का आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसमें नरम दल और गरम दल, दो दलों में क्या हो गया? टूट गया। ठीक ना। पहला दिया स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा। ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन में। किसमें जी? स्वदेशी आंदोलन में। ठीक ना। जब ये कब? 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1905 में। ब्रिटिश, इस समय जो ये ब्रिटिश की जितनी भी वस्तुएं थी ब्रिटिश की, उस पर क्या कर दिया गया था? भारतीयों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था, मतलब कि हम नहीं खरीदेंगे। ठीक ना। तो इसमें जो दो तरह के इसमें लोग थे, गरम दल और एक नरम दल। गरम दल में थे आपका अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। जो कि ये जो बहिष्कार हुई थी वस्तु के, चाहते थे कि पूरे देश में अंग्रेजी वस्तुओं का क्या कर दिया जाए? बहिष्कार कर दिया जाए। लेकिन उसी में जो नरम दल थे, नरम पंथी के कुछ लोग थे, वो चाहते थे कि ये बहिष्कार केवल कहाँ तक रहे? बंगाल तक सीमित रहे। कहाँ तक सीमित रहे? बंगाल तक सीमित रहे। और इसीलिए ये सब लड़ाई चलते हुए, ठीक ना, क्या करते हुए, ये सब लड़ाई होते हुए 1907 में जो कांग्रेस था, ठीक ना, कांग्रेस दो भागों में क्या हो गया? बट गया। किसमें? नरम दल और गरम दल में बट गया। ठीक है। तो यह पूछा था हमसे कि किस आंदोलन के कारण? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने एक नमक आंदोलन तोड़ने के लिए एक अभियान संगठित किया था? ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, बीओ चिन्नमपील है, सी श्री राजगोपालचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। ठीक ना। तो ये देख लीजिए, ये 30 में नमक कानून तोड़ने के लिए इसमें श्री राजगोपालचारी जो थे, इन्होंने ही संगठित किया था। ठीक ना। और इसको महात्मा गांधी जो थे, कौन? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, ठीक ना, 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930, ठीक है, 1930 को प्रसिद्ध कौन सा नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के दांडी, दांडी मार्च, दांडी मार्च किया था। क्या किया था? दांडी मार्च। ठीक ना। और ये कितने दिनों तक चला? 24 दिनों तक लगातार ये चलते रहे। कितने दिनों तक चलते रहे? 24 दिनों तक चलते रहे साबरमती आश्रम से। ठीक ना। और कितने लोग इनके साथ गए थे? तो 78 लोग इनके साथ ये यात्रा किए थे। ठीक ना। और लगभग ये लोग, ठीक ना, उस समय जो राजगोपालचारी जो थे, ठीक ना, क्या किए थे? ये नमक तोड़ आंदोलन का शुरू किए थे। तो इसमें श्री राजगोपालचारी जो थे, इसको सबसे पहले शुरू किया और महात्मा गांधी जी इसके लिए यात्रा किए दांडी मार्च। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टी कहलाती है? भाबर, बांगर, खादर, अखलोडाई। तो जो गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टी होती है वो बांगर मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है जी? बांगर। और ये एक ऊंचा स्थान होता है। ठीक ना। गंगा जी में क्या होता है? ये ऊंचा स्थान होता है। ठीक है। जहां पर ये जलों द्वारा, जल जैसे जैसे बहता है तो जल के द्वारा जो मिट्टियां ऊपर की ओर बढ़ती है, मैंने कि इस तरह से टीला टाइप का ये बनता है। ठीक है। और इसमें कैल्शियम लगभग, ठीक ना, इसमें कैल्शियम जो क्या है ये पुरानी कैल्शियम इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए अब किसका निर्माण करवाया था? मकबरे का निर्माण कराया था। तो देख लीजिए, शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने और नूरुसिन्हा बेगम ने। तो इसमें जो हाजी बेगम है
इन्होंने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का क्या किया था, निर्माण करवाया था। देखिए दिल्ली में जो हुमायूं था, ठीक ना, हुमायूं की बेगम, ये जो हुमायूं था, हुमायूं हुमायूं इसी की पत्नी थी हाजी बेगम। किसकी पत्नी थी, हाजी बेगम, ठीक ना। अकबर की जो वो वही पत्नी आता था, जो अकबर की जो सौतेली माँ थी अकबर की, वो थी हाजी बेगम, ठीक ना। इसने 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, ठीक ना, इसका निर्माण किया था। किसका, एक मकबरे का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे श्री राजगोपालचारी ही थे, ठीक ना। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। और उस समय जो अंग्रेजी जनरल था वो था गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का स्थान इन्होंने क्या किया, लिया। और ये भारतीय गवर्नर जनरल पहले हुए, कौन से, पहले भारतीय जनरल गवर्नर बने, ठीक ना। और अंतिम रूप से जनरल गवर्नर भी ये लास्ट ही हुए, माने इनके बाद गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, आगे इस पद को ही हटा दिया गया। नेक्स्ट, भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, हमारा सबसे जो पूर्वी होता है वो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी है वो गुजरात है। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब बताइए, अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। कहाँ है जी, ईटानगर, ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है, और यह इसका जो गठन हुआ था 20 फरवरी, यानी अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 को, 1987 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, उसी तरह से गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, और इसका गठन कब हुआ था, 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है, ठीक है, तो ये लगता है लगभग 2500 वर्ष करोड़, 2500 वर्ष करोड़। देखिए लगभग हमारे जो विशाल, ये जो हमारा आकाश गंगा है, ये तारों का विशाल पुंज होता है। क्या होता है जी, पुंज। इसमें लगभग 1 लाख मिलियन, यानी कि 10 के घात 11, ठीक ना, तारे लगभग इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लगभग 1 लाख से अधिक मिलियन से भी ज्यादा तारे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित चट्टान, देखिए आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, पर उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए समृद्ध होते हैं, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखिए जो आग्नेय चट्टानें होते हैं वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, ठीक ना। और ये कैसे बनते हैं जी, तो ये पिघले हुए जो पदार्थ होते हैं आग से पिघल कर, जब वो ठंडा होते हैं तब ये ठोस होने से बनता है। क्या होने से, पिघले हुए पदार्थों को ठोस होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि दिए गए विकल्पों में किस दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, अधिक थी। तो ये था 1961 से 1971 में, 1961 से 1971 में। और इसमें कितनी वृद्धि हुई थी, तो 24.80% हुई थी, 24.80% की वृद्धि हुई थी, ठीक ना। और यहीं 2001 से 2011 के दशक में ये 17.7% हुई थी। देखिए इसमें घटा हुआ था और इसमें बढ़ा था, लेकिन 2001 और 2011 में 17.7 था, लेकिन सबसे अधिक जो वृद्धि हुई थी 1961 से 1971 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह,
मैंने इसमें देखना है कि उसका राष्ट्रपति जी का हमारे इसमें से क्या उनको हक प्रदान नहीं है। ठीक है, इसमें उनको क्या हक प्रदान नहीं है, ये चीज हमें क्या करना है, देखना है। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन सा हक उनको प्रदान नहीं है। तो क्षमा दान करें, क्षमा करते हैं वो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल का घोषणा करें, अध्यादेश जारी करें। तो लगभग इसमें क्षमा भी वही करते हैं, आपातकालीन घोषणा भी करते हैं, अध्यादेश भी जारी करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ये उनके प्रावधान में नहीं है। ठीक है, ये उनके प्रावधान में नहीं दिए है। ठीक ना, इन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो आर्टिकल 124 के भाग 4 में, ठीक ना, आर्टिकल 124 के भाग 4 में इनका प्रक्रिया दिया गया है कि कैसे इनको रखना है और कैसे हटाया गया। ठीक ना, ठीक है। अब देख लीजिए 1900 और जो आर्टिकल नंबर 72 है, आर्टिकल नंबर 72, इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह किसी व्यक्ति को उसके दोष के लिए क्या कर सकता है, क्षमा दे सकता है। क्या कर सकता है जी, क्षमा दे सकता है। चलिए, और यही आपातकालीन वाला है, तो इसका है आर्टिकल 352। इसके अंतर्गत आपातकालीन की घोषणा ये कर सकते हैं, आपातकालीन की घोषणा ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कब 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 को आपातकालीन हो सकता है, बाहरी देश का अचानक क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाए तब, देश में आर्थिक संकट आ जाए तब, इस प्रकार पर ये होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 2001 और 11 के दशक में भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रही। जस्ट अभी मैंने ऊपर आपको क्या किया था दोस्तों, बताया था। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कितना, 17.7। तो देख लीजिए इसमें लगभग क्या दिया, 17.64 परसेंटेज क्या रही थी, दशकीय वृद्धि रही थी। ठीक है दोस्तों, 2011 के जनगणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, यानी कि लोकसभा चुनाव में उठने वाला कोई प्रत्याशी उसकी जमानत को क्या कर ले जाता है, कब, जब उसको मत नहीं मिले होते हैं। ठीक ना, कितने नहीं मिले होते हैं, मत नहीं मिले होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है, देखिए 1/6, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, 1/6। ठीक ना, अपना जमानत बचाने के लिए 1/6 भाग मत चाहिए उसको, वैध मत। ठीक ना, कितना चाहिए, 1/6 भाग चाहिए। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें नहीं दिया है 1/3, 1/4, 5 नहीं, 1/6 भाग मत इसको चाहिए, तब इनकी जमानत क्या हो सकती है, बच सकती है। अगला क्वेश्चन दिया है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके उत्तरदायी होते हैं भाई, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। ये ऑप्शन है केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, किसके, लोकसभा के प्रति। देखिए इसका भारतीय संविधान में इसे 75 अनुच्छेद नंबर 75 आर्टिकल 75 के भाग 3 में, कितना, भाग 3 में, ठीक ना, मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के, ठीक ना, प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संशोधन के द्वारा, ये सवाल पूछा है। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा यह सवाल पूछा है, तो देखिए दिया है 73वें संशोधन। 73वां क्या है, पंचायती राज है, पंचायती राज है। ठीक ना, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। 65वें संशोधन, 61वें संशोधन, 71वें संशोधन। तो जो मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई घटाकर, वो 61वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था, 61वां संशोधन था। और ये कब लागू हुआ था, तो 1989 में। 1989 का अनुच्छेद नंबर कितना, 326, कितना जी, 326 के अनुच्छेद 326 के द्वारा क्या किया गया, संशोधन किया गया था। ठीक ना, 61वां संशोधन, और इसी में 21 वर्ष से 18 वर्ष इसकी वायु को घटा कर दिया गया था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से, न्यायिक पुनर्वालोकन से, दल बदल विरोध कानून से। ठीक ना, किससे है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका डी, दल बदल विरोध कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध है किसका, दल बदल विरोध कानून से। ठीक ना, आगे ध्यान दीजिएगा कि जो ये भारत में जो शुरू भारतीय संविधान में अनुसूचियां जो थी
8 थी, केवल कितनी अनुसूचियां थी? 8 में थी, ठीक ना। और वर्तमान में कितनी हो गई है अनुसूचियां बढ़कर? 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और 9वीं संशोधन को देखिए ध्यान से कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, फिर धीरे धीरे करके 10वीं यानी कि 35वें संविधान संशोधन में, ठीक ना, 35वें संविधान संशोधन में 10वीं क्या की गई थी? 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। अगर पूछ दिया गया है कि 10वीं अनुसूची किस में जोड़ी गई थी, तो 35वें संशोधन से, ठीक है, किससे? 35वें संशोधन से जोड़ी गई थी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अब हमारे इसमें मान्यता जो है, इसमें ये इतने ठीक ना 12 अनुसूचियां हो गई है। अब 22 भाषाएं यूज होती है। कितने भाषाएं? 22 भाषाएं, ठीक है। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, ठीक है। इसमें है कि अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों से सबसे गरीब की सहायता और गरीबों का पूर्ण उन्मूलन, ठीक है। तो देखिए अंत्योदय क्या कहता है कि गरीबों में सबसे जो गरीब है उसकी सहायता। अंत्योदय का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे गरीब जो थे उसकी सहायता करना था। और ये कैसे हुआ था? तो 20 दिसंबर, ठीक ना, 20 दिसंबर 2000 में क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। 2000 में क्या की गई थी? प्रारंभ, यानी अंत्योदय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 20 दिसंबर 2000 में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। और इसमें दिया गया था कि जो भी मतलब गरीब परिवार है इसको 35 किलोग्राम गेहूं और चावल, क्या 35 किलोग्राम गेहूं और चावल अनाज दिया जाएगा। और ये कब लागू हुआ? 2000 में, तो 1 अप्रैल से चालू हो गया था। 1 अप्रैल 2000 इससे चालू कराया गया था, 2002 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2002 से ये चालू किया गया था। 20 दिसंबर 2000 में ये इसको पारित किया गया और ये अनाज देने का कार्य 1 अप्रैल 2002 से क्या हो गई? शुरू हो गई, ठीक है। और इसमें मूल्य क्या निर्धारित किया गया था कि लगभग गेहूं 2 रुपया, गेहूं 2 रुपया और चावल 3 रुपया। चावल कितने? 3 रुपया क्या किया गया? लागू किया गया, ठीक है। और इससे लगभग भारत के 5 करोड़ लोग क्या हुए? लाभान्वित हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है किस अनुच्छेद में किया गया है इसका प्रयोग, ठीक है। तो देख लीजिए इसका अनुच्छेद, अनुच्छेद 352 में कैबिनेट मंत्रिमंडल के बारे में, कितने? 352 में। और 352 के भाग 3 में, किसमें जी? भाग 3 में केवल एक मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जिसमें कहा गया है क्या? देखो इसमें क्या कहा गया था? कहा गया था कि राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित नहीं करता है कि ऐसा घोषणा जारी की जा सकती है। मैंने इन्होंने यही किया था कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो अब तब तक कोई भी घोषणा नहीं करेंगे जब तक कि उनको लिखित रूप से यहाँ से घोषणा नहीं दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनोमो। अब यहाँ पर दिया है कि डायनोमो है, ठीक है। अब डायनोमो क्या है? तो एक वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला, एक यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित या यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करना। तो देखिए जो हमारा जनरेटर होता है नहीं डायनोमो, ठीक ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन कह कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नीला रंग नेत्रों को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग लघु तरंग की अपेक्षा अवशोषित होती है। नहीं, इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा क्या की जाती है? अधिक प्रकीर्णन होती है, ठीक ना, अधिक प्रकीर्णन में होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ठीक ना, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, रेडियो जो धर्मी पदार्थ होता है वो अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तीनों किरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? पहला दिया है क्या? तांबा और निकिल, निकिल और जास्ता, मैग्नीशियम और जास्ता, तांबा और जास्ता। तो पीतल में किस चीज कौन कौन सा मिलन है? तो देखिए इसमें तांबा और जास्ता होता है, तांबा और जास्ता। अब जिसमें से पीतल में जो तांबा और जास्ता है, ठीक है, तो जिसमें जास्ता जो होता है हमारा जास्ता वो 70% होता है और तांबा जो हो जाता है 30% होता है। और ये 70 और 30 मिला के कितने हो गए? 100%।
यानी कि हमारा जो पीतल बनता है जिसमें जास्ता तांबा 30% और जास्ता 70% होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, अपनान। इसमें सिकोया जो है ये सबसे बड़ा वृक्ष होता है, ठीक ना। यूकेलिप्टस होता है ये सबसे छोटा होता है, ठीक ना। देखिए ये जो सिकोया वृक्ष है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ पाया जाता है जी? कैलिफोर्निया नामक स्थान पर पाया जाता है, ठीक ना। और इसकी ऊंचाई क्या है? लगभग 789 फीट है। कितना फीट? 789 फीट, लगभग 115.5 मीटर, 115.5 मीटर होती है, ठीक ना। यूकेलिप्टस क्या होता है जी? यूकेलिप्टस एक सफेदा वृक्ष होता है, ठीक ना। क्या होता है जी? एक अंतरबीजी सफेदा वृक्ष होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में। तो जो भ्रूण होता है वो बीज में होता है। कहाँ होता है जी? बीज में होता है, ठीक ना। ये जो भी पौधे होते हैं उनके जो जिसमें जो जड़, पत्तियां और बीज होते हैं, तो बीज में भ्रूण हमारे क्या होते हैं? मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, दिया है कि न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, अपर ऑक्सीसोम में। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है जी? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। सूर्य जो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि सूर्य की जो हरी पत्तियां होती है सूर्य से उष्मा लेती हैं और जमीन से इसकी जड़ें जो होती हैं क्या लेती हैं? मिनरल और खनिज लेती हैं, ठीक है। और उसी में ये सारा ग्रहण करके अपना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है, इसमें अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये काम कहाँ पर होता है? तो पौधों के क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला दिया है कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। किसको उगाने के लिए? पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन वर्गीस, डॉक्टर अरविंद खुराना, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर जो कुरियन वर्गीस है इन्हीं को भारत की श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सहकारिता, कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। जो श्वेत क्रांति का क्या था? जनक है। इन्हीं को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से हुआ था? तो गुजरात के जो खेड़ा जिला है वहां, गुजरात के खेड़ा जिला के जो सहकारी समिति है वहां पर इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था, ठीक ना। और श्वेत क्रांति का मतलब कि भारत में दूध उत्पादन, और लगभग भारत हमारा दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी कीड़ा किस फसल का शत्रु है? गुलाबी कीड़ा किस फसल का शत्रु है? ठीक है, सरसों का, कपास का, चना का, भिंडी का। तो जो गुलाबी के कीड़े होते हैं वो कपास के शत्रु होते हैं। किसके शत्रु होते हैं जी? कपास के शत्रु होते हैं, ठीक ना। किसके होते हैं? कपास के। अगला दिया है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। तो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को नर्तन से प्राप्त करते हैं। किससे पहचान करते हैं जी? नर्तन से पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यह परिजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्रोविलिन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दिया है कि सत्य नहीं है, ठीक ना। क्या नहीं है जी? सत्य नहीं है। तो इसमें यह परिजीवी कीट द्वारा पैदा, ठीक ना, जाने वाली बीमारी, यह नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन नंबर ये है, बाकी सब ये इससे रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, एन.ई. बोरलाग को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? एन.ई. बोरलाग को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? शांति में, अर्थशास्त्र में, शारीरिक क्रिया और दवाएं में, या कृषि में? किसमें इनको मिला था? ठीक ना। तो नॉर्मन बोरलाग को जो था इनको शांति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में क्या किया गया था? इनको मिला था, क्या मिला था जी? ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार शांति से ना कृषि के क्षेत्र में मिला था, क्योंकि जो एन.ई. बोरलाग है, ठीक है, एन.ई. बोरलाग मतलब कि नॉर्मन बोरलाग है, ठीक ना। और इनको मिला था, ये हरित क्रांति के पिता जाना जाता है इनको। किस क्रांति के? हरित क्रांति के, हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। और इसी के लिए इन्होंने कृषि पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, योगदान दिया था, ठीक ना। तो 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, ठीक ना, कृषि के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, ठीक ना, कृषि के क्षेत्र में योगदान देने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार इनको क्या किया था? मिला था। ठीक ना। देखिए इसमें शांति का भी मिला था और कृषि, दोनों में। अगला है क्वेश्चन, पौधों में नत्रजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। पौधों में नत्रजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो किसमें? तो पत्तियों के मध्य में, निचली पत्तियों में, ऊपरी पत्तियों में, उपरोक्त सभी सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो निचली पत्तियां होती हैं, इसमें इसके कमी के कारण इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? नत्रजन, नत्रजन माने नाइट्रोजन, नत्रजन माने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी के कारण, ठीक ना, जो निचली पत्तियां होती हैं इसी में लक्षण दिखाई देना क्या होता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो निचली पत्तियां होती है धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला दिया है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? ठीक ना, तो देख लो, ब्राजील में, चेकोस्लोवाकिया में, जर्मनी में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो ये स्थित है चेकोस्लोवाकिया में। कहाँ स्थित है? चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है, पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती है। पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती है, ठीक ना। कहाँ होती है जी? तो देख लीजिए, ये साधारणतः अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और लवणीय। जो पहाड़ी मृदाएं होती है साथ ही कैसी होती है? तो ये होती है अम्लीय। कैसी होती है जी? अम्लीय होते हैं, ठीक ना। देखिए मृदाएं उथली होती है, इनका रंग क्या होता है? पहाड़ी मृदाओं का रंग क्या होता है? भूरा धूसर होता है, ठीक ना। और ये अम्लीय में होती है, क्या होती है? हमेशा अम्लीय से उदासीन होती है, तो इसलिए इसे अम्लीय कहा जाता है, ठीक ना। और इसमें लगभग चूना नहीं होता है, इसमें चूना नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ठीक ना, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? ठीक है, तो इसमें दिया लाइकन, प्रोटोजोआ, साइकोजीवाणु और डायटम। ये डायटम एक जीवों का समूह होता है जिससे मृत व्यक्तियों के परीक्षण का पता चलता है, ठीक ना। क्या करते हैं ये लोग? ये जो डायटम होता है मरे हुए व्यक्तियों के फेफड़े में चले जाते हैं। ये लोग कहाँ चले जाते हैं? फेफड़े में। ठीक है, किस में चले जाते हैं जी? फेफड़े में चले जाते हैं, ठीक ना। और वहां से इनके रक्त जो है, ये जो रक्त है, जितना भी रक्त मिलता है वहां से डायटम बढ़ जाते हैं। इसे डायटम को ही पता लगने से पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई जीवित व्यक्ति था जो क्या हुआ है? डूबकर मरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ठीक है, पहला दिया है क्या? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन, अपवहन। ये स्कंदन के द्वारा, जब फिटकिरी को पानी में डाला जाता है स्कंदन के द्वारा क्या किया जाता है? ठीक ना, स्कंदन के द्वारा पानी की प्रक्रिया को स्वच्छ किया जाता है। ठीक ना, स्कंदन मतलब क्या होता है कि जो ये क्या करती है कि जो गंदे पदार्थ होते हैं उसको नीचे बैठा देती है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसका जो फिटकिरी का रासायनिक जो नाम होता है, ठीक ना, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक रंगहीन क्रिस्टल ये पदार्थ होता है। कौन? फिटकिरी, ठीक ना। और जल के शुद्धिकरण में, चमड़े की सफाई में, रंगाई रंगाई में इसका अधिकतम प्रयोग किया जाता है। अगर इसका सूत्र लिया जाए, ठीक ना, अगर इसका सूत्र कहीं पूछ दे तो क्या होता है? K2SO4, K2SO4, Al2, ठीक है, SO4 का थ्राइच इंटू 24H2O। ये क्या होता है? फिटकिरी का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। भारत में जैव विविधता ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है। भारत में जैव विविधता, ठीक ना,
ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहले दे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय और सुंदरबन घाट, ठीक है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय में शान घाट। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट हो गए, क्या होता है जी, ये जैव विविधता के लिए क्या है, अस्तित्व, ठीक ना। इसमें लगभग लगभग 1000 से अधिक प्रमुख परिक्षेत्र होते हैं, ठीक ना, और 200 से अधिक समृद्ध और दुर्लभ, ठीक ना, परिक्षेत्र इसमें है। इसमें जो 200 लगभग 200 तक यहाँ पर ग्लोबल भी है, ग्लोबल भी है, मतलब कि यहाँ पर हॉट स्पॉट है, गर्मी है, ठीक है। तो चलिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, और कहाँ पर यह अवस्थित है, तो देख लीजिए ध्यान से। इसमें दिया है झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में। ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। और आप सब जानते होंगे कि मुक्त विश्वविद्यालय कौन है, ये है राजश्री टंडन। कौन सा टंडन, राजश्री, ठीक ना, राजश्री टंडन ये यूनिवर्सिटी का नाम है। किसका नाम है, राजश्री टंडन। यही मुक्त विद्यालय है जो हमारे इलाहाबाद में है। कहाँ पर है जी, हमारे इलाहाबाद में है। अगला दिया है कर्मा एक लोक नृत्य है, कर्मा एक लोक नृत्य है, ठीक है। और ये कहाँ पर कर्मा लोक नृत्य करा जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का, उपयुक्त से कहीं नहीं। तो कर्मा जो है सोनभद्र का है। कहाँ का है जी, सोनभद्र का, ठीक ना। और सोनभद्र, और इसके साथ साथ हमारे यूपी में मिर्जापुर में भी, कहाँ पर भी, मिर्जापुर, मिर्जापुर में भी जो खरवार जाति के लोग होते हैं, खरवार, वो लोग कर्मा लोक नृत्य को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या दिया है, नोएडा सॉफ्टवेयर एंड सूचना प्रौद्योगिकी सही है, सीतापुर प्लाई उद्योग, गोरखपुर खेल उद्योग का सामान बनाने में, वाराणसी रेशम उद्योग में, ठीक है। इसमें से पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये गोरखपुर, जो गोरखपुर है खेल का सामान बनाने में, ये गलत दिया है। क्या दिया है, गलत दिया। देखिए बनारस में रेशम का उत्पादन, रेशमी साड़ियों के लिए ये है, ठीक है, प्रसिद्ध है। नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए है, ठीक है। आगरा और मेरठ जो खेल का सामान है वो आगरा, कहाँ, आगरा और मेरठ में बनता है। कहाँ बनता है जी, आगरा और मेरठ में, ठीक है, ये बनता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो सीतापुर है, जो प्लाई उद्योग है, ये सीतापुर में ही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। कहाँ पर यह अवस्थित है, तो आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में। तो ये है कानपुर में। कहाँ पर अवस्थित है, कानपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे। देखिए राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक ना, वो किस देश के राष्ट्रपति थे, किसके, सूडान के, इजराइल के, तुर्की के, बांग्लादेश के। तो वह राष्ट्रपति थे तुर्की के। किसके थे जी, तुर्की के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। इन्होंने घरेलू मामलों में दखल देने के आरोप में इन्होंने इन सबको कहा था कि भाई तुम लोग मेरा देश क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा घरेलू मामलों में क्या कर रहे हो, दखल दे रहे हो। नेक्स्ट, 22वां राष्ट्रमंडल का आयोजन होगा, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा, ठीक है। तो 2022 में जो 22वां राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था, ठीक ना, वो कहा हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। और ये बर्मिंघम कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। कहाँ है जी, तो इंग्लैंड में है, ठीक ना। बर्मिंघम कहाँ है, इंग्लैंड में है। अगला दिया है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, ठीक है। छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ठीक ना। इसमें किसने शुरू किया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सरकार ने, छत्तीसगढ़ के सरकार ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने कम लागत में जो दवाइयां बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने लागू किया है। कौन सा, धन्वंतरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों,
नेक्स्ट सवाल, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी और किस संबंध से संबंधित थी? संगीत से, अभिनय से, लेखन से और चित्रकला से। तो यह संबंधित थी अभिनय से। किससे? अभिनय से। अभिनय माने कि एक्टर थी ये, ठीक ना? क्या थी? बॉलीवुड एक्टर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस क्या किया गया? मनाया गया। 22 अगस्त, 23 सितंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर। तो ये मनाया गया 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया? ये 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। और ये जो हमारा पहली बार भारत 2014 में, ठीक ना, भारत को पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त बना दिया गया था। क्या माना गया था? 2014 में पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त माना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो इसमें किया गया है इम्तियाज अली को। तो दोस्तों, यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।